हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने अगली सीरीज में पढ़ेंगे आदिकाल को। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया काल विभाजन और उससे जो अन्य पुस्तकें थी उससे काल विभाजन से संबंधित अन्य इतिहास एवं उनकी रचनाएं थी। तो इतिहासकार और रचनाओं को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे आदिकाल को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आदिकाल को। तो आदिकाल का समय 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक निर्धारित है। तो आदिकाल का समय कितना है? 1000 ईस्वी से और 1350 ईस्वी तक है। हिंदी साहित्य के कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के जन्म काल यानी कि शिशुकाल, प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है। क्या कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के जन्म काल, शिशुकाल, प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव यानी कि विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया जाता है। नोट में क्या है कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अथवा अवहट्ठ के नाम से पुकारा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा। तो किसने सर्वप्रथम जो है उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और आगे क्या देखते हैं हम कि यहाँ पे कि भोला शंकर व्यास, तो डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी को आरंभिक रूप को यानी कि हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहकर पुकारा? अवहट्ठ कहकर पुकारते हैं। तो डॉक्टर भोला शंकर व्यास हिंदी को क्या कह के पुकारते हैं? अवहट्ठ कह के पुकारते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आरंभिक यानी कि अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहकर पुकारा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी तो हजारों होंगे, तो यहाँ पे अत्यधिक विरोध एवं व्याघात तो होगा ही। तो क्या कहे हैं ये कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी यानी कि अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहकर पुकारा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी यानी कि अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के पीछे यानी कि कुछ पीछे तक माना जाता है। कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, उनके अनुसार कि आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। 18वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास को राजनीतिक परिस्थिति यानी हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा मुसलमान सत्ता के धीरे धीरे उदय होने के कारण कहानी है। कह रहे हैं कि जो 8वीं शताब्दी में 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल के समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनः स्थिति का प्रतिफलन है। कौन कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कि आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनः स्थिति का प्रतिफलन है। तो आदिकाल का सीमांकन, तो आदिकाल का सीमांकन देखेंगे हम। तो विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल की प्रारंभिक व अंतिम सीमा को निम्न अनुसार स्वीकार किया गया है। तो देखते हैं कैसे स्वीकार किया गया है। तो एक तरफ है इतिहासकार प्रारंभिक सीमा और अंतिम सीमा। तो पहले है
आएंगे यहाँ पे पहले नंबर पे जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो उन्होंने प्रारंभिक सीमा क्या मानी 643 ईस्वी से, और अंतिम सीमा कब से मानी तो 1400 ईस्वी तक मानी, यानी कि 643 से 1400 ईस्वी। मिस्र बंधु ने आरंभिक सीमा मानी 643 और अंतिम सीमा 1389 ईस्वी। राहुल संस्कृत्यायन ने 760 ईस्वी और अंतिम सीमा क्या मानी 1300 ईस्वी, यानी कि 760 ईस्वी का प्रारंभिक माना और 1300 ईस्वी के अंतिम माना। रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी प्रारंभिक मानते हैं प्रारंभिक सीमा, और 1318 ईस्वी मानते हैं अंतिम सीमा। राम शुक्ल यानी कि राम शंकर शुक्ल है ना, राम कुमार वर्मा नहीं है, तो 1000 ईस्वी से प्रारंभिक सीमा मानते हैं और अंतिम सीमा 1343 ईस्वी मानते हैं। आदिकाल का नामकरण विभिन्न इतिहासों द्वारा आदिकाल को निम्न अनुसार अलग अलग नामों से पुकारा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इतिहासकार और नामकरण, तो यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है बीजवपन काल कहा है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि और चारण काल, ये दो नाम दिए संधि और चारण काल। राहुल संस्कृत्यायन सिद्ध सम्मत काल दिए हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल हो गया, शुक्ल का क्या हो गया वीरगाथा काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल और राम कुमार वर्मा ये संधि और चारण काल का है, और राहुल संस्कृत्यायन सिद्ध सम्मत काल। अब आगे देखेंगे हम मिस्र बंधु का आरंभिक काल है, और गणपति चंद्र गुप्त का प्रारंभिक काल एवं शून्य काल है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है वीर काल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है अपभ्रंश काल, और इन्होंने क्या माना चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या माना ये भी अपभ्रंश काल मानते हैं। और अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या माना था तो ये क्या नाम दिए थे नामकरण किए थे चारण काल। और डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल नाम दिया था। और क्या नामकरण किए थे इसका तो रामशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाल नामकरण किए थे, जय काव्य काल है, ठीक है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल का जय काव्य यानी कि जय काव्य काल है, और राम खिलावन पांडे का संक्रमण काल है, डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा इनका भी संक्रमण काल है, मोहन अवस्थी का आधार काल नामकरण किया, शंभुनाथ सिंह का प्राचीन काल है, वासुदेव सिंह का उद्भव काल, और राम प्रसाद मिश्र का संक्रांति काल इन्होंने नामकरण दिया है। शैलेश जैदी ने क्या नामकरण किया, इन्होंने क्या अपभ्रंश यानी कि अविभार्व काल, और हरीश ने उत्तर अपभ्रंश काल, ठीक है। हरिश्चंद्र वर्मा ने तो संक्रमण किया, और हरीश जो हैं ये उत्तर अपभ्रंश काल नाम देते हैं। बच्चन सिंह क्या कहे हैं कि अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय। श्याम सुंदर दास कहें वीर काल और अपभ्रंश काल, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम हिंदी साहित्य, हिंदी का आदि कवि। अच्छा, यहाँ पे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। अच्छा, हम तो वहाँ से पढ़ने लगे थे, तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को। तो आदिकाल की प्रमुख शैलियाँ, और आदिकाल में मुख्य निम्न दो शैलियों का प्रयोग किया जाता है, डिंगल और पिंगल शैली। पहले तो यही क्वेश्चन बनेगा कि आदिकाल में कितने शैलियों का प्रयोग किया जाता है, तो दो शैली का, और शैली कौन कौन सी, डिंगल और पिंगल शैली। तो डिंगल शैली कैसे होती है, तो जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह डिंगल शैली कहलाती है, जिसमें कठोर कर्कश शब्दावली का प्रयोग अधिक होता है, तो वो कौन सी शैली कहलाती है, डिंगल शैली कहलाती है। पिंगल क्या है, जब अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तो वह पिंगल शैली कहलाती है, जिसमें कोमलकांत पदावली का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो यह हो गया। अब आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, तो आदिकाल के साहित्य में मुख्यतः निम्न तीन प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। तो पहले वीरगाथात्मक यानी कि रासों
रचनाओं में। फिर दूसरा है धार्मिक सिद्ध व जैन रास कवियों की रचनाओं में। फिर श्रृंगारिकता, तो धार्मिकता था श्रृंगारिकता और वीरगाथात्मकता। तो श्रृंगारिकता है विद्यापति के पदावली में। अब अगला देखेंगे कि ब्रैकेट में दिया हुआ कि हिंदी का आदि कवि सर्वप्रथम कवि में विभिन्न इतिहासकारों द्वारा अपने अपने शोध एवं तर्क के आधार पर अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि माना गया है। तो राहुल संस्कृतायन के अनुसार तो उन्होंने सरहपा को माना, सरहपात को, जिनका समय 769 ईस्वी है। शिव सिंह सेगर के अनुसार उन्होंने किसको माना, पुष्य या पुंड को, और ये 10वीं शताब्दी का है। तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को पहला कवि माना, और जिनका समय 10वीं शताब्दी है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इन्होंने शालिभद्र सूरी को माना, 1184 ईस्वी इनका समय। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को, जो 13वीं शताब्दी के हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना, जो 15वीं शताब्दी के हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना और समय 993 ईस्वी लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज व भोज इसको माना, तो इसका भी समय है मैंने को मुंज को माने, तो मुंज का भी समय तो 993 था, तो इनका भी समय 993 ईस्वी हो गया। अब नोट में क्या दिया हुआ है, नोट में देखेंगे कि सर्वमान्य रूप में राहुल संस्कृतायन जी द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि सरहपा या सरहपाद को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना तो श्रावकाचार्य जैन कवि आचार्य देवसेन की द्वारा रचित 933 ईस्वी में रचित श्रावकाचार्य रचना को हिंदी की सर्वप्रथम रचना के रूप में स्वीकार किया गया है। इस रचना में कुल 250 पद यानी कि दोहे हैं, जिनमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। गृहस्थ धर्म उस वर्णन का केंद्र था। आदिकालीन साहित्य का विभाजन। तो आदिकालीन साहित्य के मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो पहला है कि रासो काव्य, फिर दूसरा है कि रास साहित्य या जैन साहित्य, फिर तीसरा है सिद्ध साहित्य और चौथा है नाथ साहित्य। नोट में क्या है, आदिकाल में कुछ रचनाएं ऐसी भी प्राप्त होती हैं जिनमें उपर्युक्त चारों ही प्रकार के साहित्यों के लक्षण प्राप्त नहीं होते। अतः डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसी रचनाओं को आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के नाम से स्वीकृत किया है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन रचनाओं को आदिकाल की फुटकल श्रेणियों यानी कि श्रेणी में शामिल करते हैं। दूसरा क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उपर्युक्त चारों में से केवल रासो साहित्य को ही मूल साहित्य मानते हैं। रासो जैन, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, तो नाथ साहित्य को मूल साहित्य नहीं मानकर उन्होंने क्या कहा कि सांप्रदायिक मात्र कहकर पुकारा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त चारों में से केवल रासो साहित्य को ही मूल मानते हैं, और उन्होंने जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य एवं नाथ साहित्य को मूल साहित्य न मानकर क्या किया, सांप्रदायिक मात्र कहकर पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपर्युक्त चारों को ही आदिकालीन साहित्य में शामिल माना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो उपयुक्त चारों रचनाएं हैं, चारों प्रकार की, यानी कि यहाँ पे सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य या जैन साहित्य और रास साहित्य और नाथ साहित्य, तो उनको क्या कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपर्युक्त चारों को ही आदिकालीन साहित्य में शामिल किया है। ठीक है।
अगला देखते हैं हम यहाँ पे रासो साहित्य। पहले हम देखेंगे रासो साहित्य। रासो शब्द की व्युत्पत्ति। रचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नरपति नाल द्वारा रचित बीसल देव रासों में उल्लिखित निम्न पद के आधार पर रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से मानी है। वो पद है 1272 मझारी जेठ वदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। तो यहाँ पे ये इसको कह रहे हैं। अब अगला देखेंगे हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से निम्न के क्रम अनुसार मानी है। इनके रास, रासव, रासक और रासा और रासो। तो इन्होंने किस प्रकार माने? पहले रासक, फिर रास फिर उन्होंने रासा किया, फिर रासो किया। गार्सद तासी ने स्वरचित इतिहास ग्रंथ स्तौर दाला लित रेयुतर एंदुई ए हिंदुस्तानी में चंद्रवरदाई की रचना का नाम महाराज क्या कहे यहाँ पे नहीं कि पृथ्वीराज राजसू लिखा है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गार्सद तासी ने स्वरचित इतिहास ग्रंथ, उनका ग्रंथ है स्तौर दा ला लित रेयुतर एंदुई ए हिंदुस्तानी में चंद्रवरदाई की रचना का नाम क्या लिखा? पृथ्वीराज राजसू लिखा है। राजसू लिखा है। इसी आधार पर उन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसू या राजसूई शब्द से मानी है। अब आते हैं यहाँ पे कवि श्यामल दास। तो कवि राय श्यामल दास डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल एवं नागरिक पिचानी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर के संपादकों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य से मानी है। और डॉक्टर दशरथ ओझा एवं नागरिक पिचानी सभा काशी द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो की भूमिका के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति रास से मानी गई है। महामहो उपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने भी हरप्रसाद शास्त्री तथा श्री विंध्येश्वरी पाठक ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजयश शब्द से मानी है। अब निर्णायक मत यहाँ पे देखेंगे कि निर्णायक मतों उपर्युक्त सभी मतों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का रासक संबंध यानी कि सर्वार्ध मत ही निर्णायक माना जाता है। यानी कि सर्वाधिक ये मत इनका संबंधित मत यही निर्णायक माना जाता है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इन हेतु अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक काव्य रचना को यानी कि उन्होंने यहाँ पे थोड़ा ब्लर है थोड़ा पेज रचना को प्रमाण मानकर प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया। यानी कि यहाँ पे द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने क्या किया है कि इन हेतु अब्दुल रहमान ने जो है अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक रचना को यहाँ पे रासों को रूप में यानी कि यहाँ पे उसको मतलब कि तो यहाँ पे प्रमाण रूप में प्रस्तुत की है। तो द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इन हेतु अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक रचना को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया है। रासो साहित्य के प्रमुख विशेषताएं हैं। यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा रचा गया है। तो यह साहित्य किसका कवियों द्वारा रचा गया? चारण कवियों द्वारा। इन रचनाओं में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण यानी कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इस रचना में उस समय के सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपने कल्पना का संदेश भी यानी कि किया गया है। और इनमें युद्ध व प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। युद्ध व प्रेम का अधिक वर्णन होने के कारण इनमें वीर व श्रृंगार रस की प्रबलता
मानी जाती है। इन रचनाओं में डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है और इनमें विविध प्रकार की भाषाओं एवं अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इन रचनाओं में चारण कवियों की कुत्सित मानसिकता का प्रयोग देखने को मिलता है। रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं सौंदर्य इनकी रचनाएं क्या है, संदिग्ध एवं अर्ध प्रमाणिक मानी जाती हैं। तो रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं, तो यहाँ पे पहले नाम लिखा है कोष्टक पे, फिर एक एक रचनाओं को देखेंगे। पहले पढ़ लेते हैं ऐसे। पृथ्वीराज रासो रचना नाम है और रचनाकार है। तो यहाँ पे देखेंगे हम पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई की रचना है, बीसलदेव रासो नरपति नाल की रचना है, और परमाल रासो इसके रचनाकार जगनिक है, हमीर रासो इसके रचनाकार सारंगधर है, खुमाड़ रासो दलपति विजय की रचना है, विजयपाल रासो तो नल सिंह भट्ट की रचना है, और बुद्धि रासो जल्हड़ की रचना है, और मुंशी रासो ये अज्ञात यानी कि मुंशी रासो का अज्ञात है। रासो नाम से अन्य रचनाएं हैं तो कलयुग रासो तो रसिक गोविंद की है, और कायम खां रासो तो नियामत खां जान कवि की है और 1634 ईस्वी की है। राम रासो समय सुंदर की रचना है, और राणा रासो दया यानी कि दलपत कवि है दयाराम 1618 ईस्वी की है, और रतन रासो कुंभकर्ण की है 1618 में मिलता है और 1624 भी मिलता है इनका समय, और कुमार पाल रासो देवप्रभ की है और 14वीं शताब्दी की है। तो यहाँ तक आज हमने देख लिया। इसके बाद हम एक एक रचनाओं को कल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को।